हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिंघानिया एजुकेशन। मैं अंजलि सिंघानिया आज फिर एक नए टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। वी नो दैट एल्काइल हैलाइड्स आर मोस्ट रिएक्टिव क्लास ऑफ द कंपाउंड, so it is used to synthesize many organic compound. Alkyl halide gives three types of reaction, which is nucleophilic substitution reaction, second one is elimination reaction, third one is reaction with metal atoms. Today we are going to discuss first class category of reaction, which is nucleophilic substitution reaction. So let us start our first reaction, nucleophilic substitution reactions. Alkyl halides are made up of two parts. First is alkyl group and second is halide group. We can write this alkyl group here as CH3CH2X. In this compound, X can be fluorine, chlorine, bromine and iodine. इस कंपाउंड में क्या होता है कि जो हेलोजन एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन एटम से ज्यादा होती है, तो जो इनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होता है कोवेलेंट बॉन्ड, उसके शेड पर इलेक्ट्रॉन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर कुछ शिफ्टेड रहते हैं, जिसके कारण से जो हेलोजन एटम है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है और इस कार्बन एटम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। इसके कारण से यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक सेंटर क्रिएट हो जाते हैं। इन SN1 रिएक्शन, ये जनरली हेलोजन एटम्स आर अ न्यूक्लियोफाइल, पर इन रिएक्शन में क्या होता है, एक नया न्यूक्लियोफाइल आता है और इस न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देता है, इसलिए हम इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं, ये भी दो टाइप की हो सकती हैं। पहली है फर्स्ट क्लास है SN1 रिएक्शन एंड सेकेंड है SN2 रिएक्शन। SN1 reaction means substitution nucleophilic unimolecular reaction, and SN2 is the substitution nucleophilic bimolecular reaction. Today we will discuss substitution nucleophilic unimolecular reaction. इसके पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल। हम यहाँ पे बहुत डिटेल में न्यूक्लियोफाइल को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मैं न्यूक्लियोफाइल बता रही हूँ कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स। एक है नेगेटिवली charged species. For example, OH minus ion, OR minus ion, COO minus ion, SH minus ion, or CH triple bond, CH minus ion. ये सब आयन नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है और ये न्यूक्लियोफाइल होते हैं, क्योंकि किसी भी सबस्ट्रेट के ये पॉजिटिव पार्ट पे जाके रिएक्ट करते हैं, अटैक करते हैं और उनके साथ में बॉन्ड बनाते हैं, सो दैट इट इज न्यूक्लियोफाइल एंड इट इज नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। दूसरे टाइप के जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो होते हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे, H2O, ROH, NH3, RNH2। जब हम यहाँ पे एक पैटर्न देखेंगे तो ये समझ में आएगा कि ये जो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, इनके पर इन हर न्यूक्लियोफाइल के पास में एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जो वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये किसी भी पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करता है और वहां से बॉन्डिंग बनाता है, उनको ये
इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर देते हैं और बॉन्डिंग बनाते हैं। तो ये भी क्या होते हैं, एक न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करते हैं, क्योंकि ये सबस्ट्रेट के पॉजिटिव पार्ट पर अटैक करते हैं। सो दैट इट इज ऑल्सो न्यूक्लियोफाइल बट इट इज न्यूट्रल इन जनरल। ओके, आज हम जो रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जनरली the hydrolysis of tertiary butyl bromide is SN1 reaction। जो हाइड्रोलिसिस होता है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल का, रिएक्शन क्या है, CH3Br। जब ये वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो क्या देते हैं, CH3OH प्लस HBr। ये रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। तो सबसे पहले हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं, फिर हम इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। आज हम इसका स्टीरियोकेमिकल पार्ट डिस्कस नहीं करेंगे, हम एक नया लेक्चर, एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे इसके स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट को समझने के लिए। हम आज सिर्फ इसके रिएक्शन के मैकेनिज्म को और कौन कौन से फैक्टर इस रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट नाउ डिस्कसिंग द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का हाइड्रोलिसिस हो रहा है और हमको क्या मिल रहा है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। यहाँ पे ये चीज है टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, इसका हाइड्रोलिसिस हुआ, वी गेट टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये जो रिएक्शन है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होती है। इस रिएक्शन में जो सॉल्वेंट होता है वही न्यूक्लियोफाइल होता है। यहाँ पे हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म 2 स्टेप को फॉलो करता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन फॉर्म होता है। यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एक कार्बोकेटायन फॉर्म होता है। ये कार्बोकेटायन, यही जो स्टेप होती है इस रिएक्शन की, यह स्टेप ही स्लो होती है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। जितना स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म होता है उतनी ही रिएक्शन SN1 ज्यादा मिलती है। इसीलिए मैंने यहाँ पे देखिए टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिया, क्योंकि टर्शियरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है देन प्राइमरी के। तो मैंने ये रिएक्शन टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के साथ में कराई है। यहाँ पे सेकेंड स्टेप में जो ये कार्बोकेटायन फॉर्म होता है, ये वाटर के साथ में, वाटर इसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करता है और यहाँ पे क्या बनाता है, एक और अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है। दिस इज आल्सो एन अनस्टेबल कंपाउंड। फिर वापस एक वाटर का मॉलिक्यूल आता है और यहाँ पे क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन एटम है अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन को देके बाहर निकल जाता है और इस वाटर मॉलिक्यूल से अटैच होकर हाइड्रोनियम आयन बना लेता है और इस तरह से हमको यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल मिलता है। अब इसकी जो फर्स्ट स्टेप होती है, ये फर्स्ट स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। तो जो रिएक्शन का रेट है वो केवल और केवल एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, इसलिए ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। दूसरी बात, ये रिएक्शन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होती है। इट मीन्स यहाँ पे कोई पोलर और प्रोटिक मतलब सॉल्वेंट कोई एक रोल अदा करता है। तो अब हम यहाँ पे इस सॉल्वेंट का क्या रोल है ये पढ़ेंगे। कार्बोकेटायन फॉर्म होता है इस स्टेप में, तो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो डिपेंड करता है कि कार्बोकेटायन कैसा फॉर्म हो रहा है, मतलब कौन से ऐसे एल्काइल हैलाइड है जो इस रिएक्शन को फास्ट देंगे।
तीसरी बात, यहाँ पे दो इंटरमीडिएट बन रहे हैं। एक इंटरमीडिएट ये बना, ये जो इंटरमीडिएट है ये कार्बोकेटाइन है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, क्योंकि जो सेंट्रल कार्बन एटम है इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर कम है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में केवल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे ये जो दूसरा अनस्टेबल स्पीशीज बनी है, ये भी एक तरह का इंटरमीडिएट है, यहाँ पे भी ये अनस्टेबल स्पीशीज है, बट इसकी अनस्टेबिलिटी इससे कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पे जो अनस्टेबिलिटी है इस स्पीशीज की ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन ऑक्सीजन एटम। अब यहाँ पे जो हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं उनको हम 4 हेड्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट हेड है सॉल्वेंट इफेक्ट, सेकेंड है इफेक्ट ऑफ लीविंग ग्रुप, थर्ड है काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन, और फोर्थ है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ये 4 हेड्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अभी हमने देखा कि जो एसिड रिएक्शन होती है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होती है। एक न्यूक्लियोफाइल लीव करता है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। इन केस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, halogen atom is replaced by H2O, means OH minus ion. OH ion is weak nucleophile, still it substitute the halogen atom. What happened in this reaction? कि हमें ये रिएक्शन मिलती है। अगर हम देखें तो जब हेलोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उसको रिप्लेस ही नहीं होना चाहिए, स्टिल वो रिप्लेस होता है OH माइनस आयन से। तो इसका रीजन क्या है? हम रिएक्शन जो करवाते हैं वो रिएक्शन होती है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, और जो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, जब ये रिएक्शन होती है तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, मतलब आयोनाइजेशन होता है सबस्ट्रेट का। तो व्हाट हैपेंड इन दिस केस? इन फर्स्ट स्टेप एल्काइल हैलाइड CH3CH3CH3Br, ये Br बॉन्ड ब्रेक होता है और एक कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है CH3 प्लस CH3 प्लस Br। हम यहाँ पे जो सॉल्वेंट लेते हैं वो लेते हैं पोलर एंड प्रोटिक। ये पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे हमने यहाँ पे वाटर लिया, इसमें होता क्या है? ये पोलर होता है, मतलब इसके अंदर डाइपोल मोमेंट होता है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहते हैं। तो ये जो सॉल्वेंट रहता है, ये जो Br माइनस आयन बाहर निकलता है, लीव करता है, उसको सॉल्वेट कर लेता है। कैसे सॉल्वेट करता है? ये Br माइनस आयन को सॉल्वेट कर लेता है H O O H H O O H O H H H यहाँ पे ये इस तरह से इसको सॉल्वेट कर लेता है और एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब ये आयन अब बाहर वापस निकल के कार्बोकेटाइन पे अटैक नहीं कर सकता है। तो और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो कार्बोकेटाइन को चारों तरफ से क्या कर लेता है? जैसे ये कार्बोकेटाइन है CH3 थ्राइस, तो यहाँ पे वाटर का जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है? इसको सॉल्वेट कर लेता है। इनके बीच में कैसे होते हैं? डाइपोल इंटरैक्शन के थ्रू
डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के थ्रू ये चारों तरफ से इसको सॉल्वेट कर लेता है। इस सॉल्वेट करने में कुछ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और यहाँ सॉल्वेशन के प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है वो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जरूरी एनर्जी जो चाहिए उसके लिए अवेलेबल होती है। तो एक बात ये समझ में आई कि ये जो रिएक्शन होती है ये कैसी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और अकॉर्डिंग टू ली चैटर्जी प्रिंसिपल जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो लो टेम्परेचर पे फेवर करती है। तो जो SN1 रिएक्शन होती है वो लो टेम्परेचर पर कैरिड आउट होती है। तो यहाँ पे ब्रोमाइड आयन का रिप्लेस होने का रीजन ये है कि जो सॉल्वेंट होता है वो पोलर प्रोटिक होता है, वो इसको सॉल्वेट कर लेता है और एक केज लाइक स्ट्रक्चर बना के इसको अंदर पैक कर लेता है ताकि ये वापस से इस कार्बोकेटायन को के ऊपर अटैक नहीं कर सके। तो यहाँ पे एक कार्बोकेटायन फॉर्म होता है। दूसरा सॉल्वेंट को लेकर एक और पॉइंट ये है कि जो सॉल्वेंट का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है, उस सॉल्वेंट में ये रिएक्शन फास्ट होती है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक एबिलिटी होती है किसी भी सॉल्वेंट की किसी पोलर मॉलिक्यूल को के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स है उसको कम कर दे। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में जो हमारे पास में कार्बोकेटायन मिल रहा है वो कार्बोकेटायन फर्स्ट स्टेप में आयंस मिल रहे हैं, एक ये आयन मिल रहा है, एक ये आयन मिल रहा है। तो इन दोनों आयन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको जो सॉल्वेंट कम करेगा, मतलब जिसकी डाइलेक्ट्रिक एबिलिटी ज्यादा होगी तो वो रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगी, क्योंकि वो हमको कार्बोकेटायन ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल कराएगा और SN1 रिएक्शन ज्यादा मिलेगी। तो डाइलेक्ट्रिक एबिलिटी भी किसको अफेक्ट करती है, SN1 रिएक्शन देने की एबिलिटी ज्यादा शो करती है। जो वाटर होता है, वाटर इथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल एंड एसिटिक एसिड, अगर हम इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखें तो इनमें सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का होता है, उसके बाद एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, उसके बाद मिथाइल एल्कोहल, उसके बाद एसिड। तो जो रिएक्शन हमको सबसे फास्ट SN1 मिलती है वो वाटर में मिलती है, उसके बाद में इथाइल एल्कोहल में मिलती है। एसिटिक एसिड में SN1 रिएक्शन बहुत स्लो मिलती है। अब हम सेकेंड इफेक्ट देखने जा रहे हैं, लीविंग ग्रुप। जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी, क्योंकि उतना ही इजीली वो कार्बोकेटायन हमको प्रोवाइड कर पाता है। इन केस ऑफ एल्काइल हैलाइड देयर आर 4 लिविंग ग्रुप्स, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड क्लोराइड। इन सब में से यदि हम इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो यदि हम CX बॉन्ड की स्टेबिलिटी को देखते हैं तो CF बॉन्ड, CCl बॉन्ड, CBr बॉन्ड, CI बॉन्ड, इसमें सबसे कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी CI बॉन्ड की होती है, मतलब CI बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है। इसलिए जो सबसे ज्यादा फास्ट SN1 रिएक्शन मिलती है उसमें सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप आयोडाइड एटम होता है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन हमको फास्ट मिलेगी वो मिलेगी एल्काइल आयोडाइड के साथ में। एल्काइल आयोडाइड के साथ में जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, फास्ट होगी, क्योंकि हम एल्काइल हैलाइड में जब हम देखें तो CI बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम होती है, मतलब इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए सबसे कम एनर्जी की जरूरत होती है। तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक होता है और हमको जो कार्बोकेटायन RDS में मिल रहा है वो इजीली अवेलेबल होता है। तो न्यूक्लियोफाइल का इफेक्ट ये है
कि जो लीविंग ग्रुप बेटर होगा वो रिएक्शन हमको SN1 रिएक्शन फास्ट देगा। ठीक है, प्रैक्टिकली हम काइनेटिक्स देखें इस रिएक्शन की, तो यहाँ पे जो स्लो स्टेप है इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की जो स्लो स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन में केवल एक ही रिएक्टेंट इसके ऊपर इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो इसका जो रिएक्शन का जो रेट है वो केवल एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो अगर हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखें तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एल्काइल कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। इसीलिए ये रिएक्शन कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। इसको हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। एक्सपेरिमेंटली जब हमने यहाँ पे डिफरेंट कंसंट्रेशन से इस रिएक्शन के रेट को देखा तो ये फाउंड हुआ कि जो रिएक्शन है अगर हमने पहला ग्राफ एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन और रिएक्शन रेट के बीच में प्लॉट किया तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिली, जो ये स्ट्रेट लाइन एक पॉजिटिव स्लोप रखती थी कंसंट्रेशन एक्सिस से और एंगल थीटा बनाती है। यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि जब कंसंट्रेशन C1 है, क्योंकि कंसंट्रेशन इस एक्सिस पे इंक्रीज हो रहा है, तो जब कंसंट्रेशन C1 है तो इस रिएक्शन का रेट R1 है। R1 इधर की ओर y एक्सिस पे इंक्रीज हो रहा है और कंसंट्रेशन x एक्सिस पे इंक्रीज हो रहा है। जब C1 कम है तो इसका रेट भी क्या है, कम है। जब हमने C1 को बढ़ाया तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी बढ़ गया। मतलब यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। यदि हमने यही एक्सपेरिमेंट न्यूक्लियोफाइल मतलब यहाँ पे जो सॉल्वेंट है उसके कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में ग्राफ प्लॉट किया तो हमको एक लाइन स्ट्रेट लाइन मिली जो कि न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन एक्सिस से पैरेलल थी। ये पैरेलल लाइन ये शो करती है कि जब कंसंट्रेशन C है तो इस रिएक्शन का रेट R1 है, जब कंसंट्रेशन C2 है तब भी इसका R1 है, कंसंट्रेशन को और इंक्रीज कर दे तब भी इसका रेट R1 ही रहेगा। मतलब इन ऑल कंडीशन द रेट ऑफ रिएक्शन इज कांस्टेंट, मतलब वो डिपेंड नहीं करती है सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर। तो ये क्या शो करती है कि ये जो रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करती है। फोर्थ एंड लास्ट फैक्टर जो है रोल ऑफ कार्बोकेटाइन, यही एक मेन फैक्टर है इस रिएक्शन SN1 रिएक्शन के फॉलो होने का। इस रिएक्शन में जो फर्स्ट स्टेप है जो कि RD स्टेप है उसमें क्या फॉर्म होता है, कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है। यदि हम इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट लिखें तो कैसे लिख पाएंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ क्या होगा ये रिएक्टेंट। तो यदि हम रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या होना चाहिए, हमको जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं उसके कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए। इसका कंसंट्रेशन ज्यादा कब होगा, जबकि हमको स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा इस रिएक्शन में। अगर ये रिएक्शन में ये मिलने वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल है, इट मीन्स रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में फेवर करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। तो जितनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी उतनी ही SN1 रिएक्शन हमको ज्यादा मिलेगी। तो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अब हमको यहाँ पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को देखना है। अब यदि हम यहाँ पे ये तीनों कार्बोकेटाइन को देखें तो सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है। तो जब भी रिएक्शन होगी SN1 रिएक्शन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन देगा ही नहीं, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन SN1 रिएक्शन सबसे ज्यादा देगा, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। अगर हम इन तीनों में कंपैरिजन करें तो इसका कारण क्या है, पहला कारण है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ
मिथाइल ग्रुप ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप। यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो यहाँ पे प्लस पॉजिटिव कार्बन एटम पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज को वो स्टेबलाइज कर रहे हैं, इसलिए 3 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबल होता है, देन 2 डिग्री कार्बोकेटायन, देन 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा अच्छी SN1 रिएक्शन मिलेगी वो किसके साथ मिलेगी हमको? 3 डिग्री कार्बोकेटायन के कारण से। इस पहला रीजन तो हो गया इंडक्टिव इफेक्ट का। दूसरा, यदि बल्कि ग्रुप जुड़े होते हैं, यदि बल्कि मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, तो भी हमको SN1 रिएक्शन ज्यादा सॉरी। अब यहाँ पे यदि हम एलाइल क्लोराइड का, एलाइल कार्बोकेटायन की बात करें और बेंजाइल कार्बोकेटायन की बात करें, तो एलाइल कार्बोकेटायन जब फॉर्म होता है तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलते हैं जो कि क्या करते हैं, इस कार्बोकेटायन को फॉर्म स्टेबलाइज करते हैं। क्योंकि रेजोनेंस में एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पे एनर्जी क्यों रिलीज होती है? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज होने में एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होती है तो वो क्या होता है, स्ट्रक्चर वो जो स्पीशीज है वो स्टेबल होती है। तो यहाँ पे हमको ये स्टेबलाइजेशन जो इसमें मिल रहा है वो रेजोनेंस के कारण से मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम बेंजाइल कार्बोकेटायन की भी बात करें तो यहाँ पे हमको 5 स्ट्रक्चर मिलते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइज ड्यू टू 5 रेजोनेंस हाइब्रिड के कारण से होता है। इसलिए जो बेंजाइल कार्बोकेटायन है वो भी स्टेबल होता है। तो अब यदि हम SN1 रिएक्शन का ऑर्डर लगाएं तो क्या मिलेगा? बेंजाइल कार्बोकेटायन में सबसे ज्यादा होगा, फिर देन एलाइल कार्बोकेटायन, एलाइल केटायन, देन टर्शरी एल्काइल केटायन, देन सेकेंडरी 2 डिग्री कार्बोकेटायन एंड देन 1 डिग्री कार्बोकेटायन। इवन जो 1 डिग्री कार्बोकेटायन है वो कभी भी SN1 रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी है उसका ऑर्डर हम इस तरह से देखेंगे। एक चीज और है, स्टेरिक हिंड्रेंस। हम स्टेरिक हिंड्रेंस को अब डिटेल में समझेंगे। ठीक है, जो कार्बोकेटायन हमको बीच वाली जो रिएक्शन के दौरान हमको मिल रहा है फर्स्ट रिएक्शन में, उसमें क्या हो रहा है, जो कार्बोकेटायन होता है sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बोकेटायन कैसा होता है स्ट्रक्चर में? ऐसा प्लेनर होता है। ठीक है, इसमें एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बनेगा, दूसरे से, तीसरे से, इनके बीच में 120 डिग्री का एंगल होता है, क्योंकि ये ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर बनाते हैं। sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम, सेंट्रल एटम जब भी sp2 हाइब्रिडाइज होता है उसके तीनों बॉन्ड के बीच में 120 डिग्री का एंगल बनता है इन नॉर्मल आइडियल कंडीशंस। और एक जो ऑर्बिटल होता है कार्बन में वो खाली रहता है, एम्प्टी रहता है, ये एम्प्टी, इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, जब ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, अब इसका स्ट्रक्चर जो मैंने बोर्ड पे बनाया है उसको हम कैसे देख सकते हैं? ये कार्बोकेटायन है, इसका एक एम्प्टी ऑर्बिटल यहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। यहाँ पे एस ऑर्बिटल किसके, हाइड्रोजन के रिएक्ट करते हैं sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के ऑर्बिटल से, तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। पर यहाँ पे इस डायरेक्शन में कोई भी ऐसा ऑर्बिटल इसके पैरेलल नहीं है जो इसको सिग्मा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके इस एम्प्टी ऑर्बिटल को स्टेबलाइज कर सके। इन केस ऑफ CH3 कार्बोकेटायन, इन केस ऑफ CH3 कार्बोकेटायन, जब हम CH3 थ्राइस C प्लस कार्बोकेटायन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो ये सेंट्रल कार्बन एटम है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसी तरह से जिस तरह से ये, तो हम यहाँ पे इसको रख के देखेंगे तो इसी तरह से ये सेम हाइब्रिडाइज्ड है
इस तरह से ये ट्राइंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर बना रहा है और इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक p ऑर्बिटल एम्प्टी है। ये ऑर्बिटल एम्प्टी, जो ये ऑर्बिटल मैंने डायमेंशन हम बोर्ड पे नहीं शो कर सकते हैं, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे इस तरह से दिखा रही हूँ। ये जो ऑर्बिटल है एम्प्टी p ऑर्बिटल है, ठीक है। यहाँ पे एक ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, यहाँ पे ये जो कार्बन एटम है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा है, टेट्राहेड्रल है, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को भी मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसका एक p ऑर्बिटल, इससे इसके एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इसका एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड बनाता है। इधर से दो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाते हैं तीनों, और ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये वाला हाइड्रोजन से सिग्मा बॉन्ड जो बन रहा है वो इस p ऑर्बिटल और इस ये एम्प्टी p ऑर्बिटल के पैरेलल है। तो यहाँ पे सिग्मा डोनेशन होता है इलेक्ट्रॉन का, जिसके कारण से ये p ऑर्बिटल पे जो प्लस चार्ज है वो स्टेबलाइज हो जाता है। समझ में आया? समझ में आया आपको? ये कार्बोकेटायन है, प्लेनर है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है इस तरह से, ठीक है। यहां से इस sp3 हाइब्रिडाइज ने इस sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना लिया, ठीक है। यहाँ पे ये वाला ब्लू कलर का जो है वो एक प्लेनर परपेंडिकुलर एम्प्टी p ऑर्बिटल है। यहाँ पे ये जो तीनों इधर पीछे की साइड जो तीनों ऑर्बिटल है sp3 हाइब्रिडाइज से हाइड्रोजन से क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। अब ये वाला जो ऑर्बिटल है, ये वाला ऑर्बिटल दोनों पैरेलल है, तो इनके बीच में सिग्मा डोनेशन होता है इलेक्ट्रॉन का, और जो इसके ऊपर प्लस चार्ज है वो कैसा होता है, स्टेबलाइज हो जाता है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस इस तरह से इफेक्ट डालता है और कार्बोकेटायन को इस तरह से स्टेबलाइज करता है। ये कॉन्सेप्ट मैंने क्लेडन की बुक में 328 पेज से लिया है, वहीं से आप मैंने पढ़ा है, आप वहां से इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको समझिए। तो मैंने आपको स्टेरिक हिंड्रेंस को बताया किस तरह से होता है। इसके परपेंडिकुलर पोजीशन पे एक p ऑर्बिटल है जो कि एम्प्टी है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे एक p ऑर्बिटल आता है जो इसके पैरेलल रहता है और सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए रहता है हाइड्रोजन के साथ में। तो वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन इसको क्या करता है, डोनेट करता है, और उसके कारण से इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होता है, स्टेबलाइज होता है। इसके कारण से जब भी स्टेरिक हिंडर्ड कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, SN1 रिएक्शन हमको ज्यादा मिलेगी। तीसरी कार्बोकेटायन से रिलेटेड एक और जो बात है वो है इसका रीअरेंजमेंट। कई सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिसमें कार्बोकेटायन फॉर्म होता है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन फॉर्म होता है, परंतु वो कोई भी मिथाइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट या फिनाइल शिफ्ट करके एक स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म कर लेते हैं, या 5 मेंबर से 6 मेंबर रिंग बना के एक स्टेबल स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। तो जो इस तरह का कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी आती है, उसके कारण से भी जो हमको सबस्ट्रेट कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी उस फैक्टर से भी हमको समझनी है। तो मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ। जो नेक्स्ट रिएक्शन लिखी है मैंने, उसमें कार्बोकेटायन फॉर्म होता है पहली स्टेप में। ये जो बनने वाला कार्बोकेटायन है ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, पर इन ऑर्डर टू गेट स्टेबलाइज इट कैन बी चेंज इनटू 3 डिग्री कार्बोकेटायन। हाउ? यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे इस कार्बोकेटायन के अल्फा पोजीशन पे जो कार्बन होता है उस पे या तो हाइड्रोजन एटम या मिथाइल शिफ्ट या फिनाइल शिफ्ट करके ये एटम 3 डिग्री कार्बोकेटायन फॉर्म कर लेता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन इस अपने जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये अपने जो दोनों इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग के, वो लेकर H- आयन जैसे इसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है, और जो नया बनने वाला कार्बोकेटायन होता है वो कैसा होता है, CH3 प्लस। ये यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी थी, मिथाइल भी शिफ्ट हो सकता था, लेकिन मिथाइल के शिफ्ट होने पर
3 डिग्री कार्बोकेटायन नहीं मिलता, तो यहाँ पे प्रेफरेंस किसको मिलेगा? 3 डिग्री कार्बोकेटायन को, इसलिए हाइड्रेट शिफ्ट को प्रेफरेंस मिलेगा। तो यहाँ पे जो बनने वाला कार्बोकेटायन है वो 3 डिग्री है, और जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा OH। तो हमने देखा टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड से भी हमको यही अल्कोहल मिल रहा था, और इस मिथाइल क्लोराइड से भी हमको यही अल्कोहल मिल रहा है। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 1 2 3, तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो हमको 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन से भी टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल मिल रहा है। यहाँ पे ये रिएक्शन भी हम देखेंगे, तो इस रिएक्शन की फर्स्ट स्टेप कैसी होगी? स्लो स्टेप होगी। यहाँ पे क्या होगा? CH3 CH3 CH2 प्लस CH3। यहाँ पे भी जो बनने वाला कार्बोकेटायन है वो 1 डिग्री है। ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट होगा। मिथाइल शिफ्ट में क्या होता है? ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके, मतलब CH3 माइनस आयन बना के यहाँ पे शिफ्टिंग कर लेता है, तो यहाँ पे ये शिफ्ट हो जाएगा, और जो नया कार्बोकेटायन बनेगा वो कौन सा होगा? CH3 CH3 CH2 CH3 प्लस, और जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा CH3 CH3 OH CH2 CH3। इस कंपाउंड का नाम क्या है? 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। इससे हमको क्या मिला? 1 2 3 4 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, हमें ये प्रोडक्ट मिला। तो यहाँ पे कार्बोकेटायन यदि रीअरेंज करके स्टेबल कार्बोकेटायन में चेंज हो सकता है, तो हमको इस तरह की रिएक्शन में वो स्टेबिलिटी दिखाता है। ठीक है, चलो 2 एग्जाम्पल हम और करेंगे, उसके बाद मैं आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगी। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट दूंगी, 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर रिंग में चेंज होने वाला, वो आप खुद करिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं आपको उसका आंसर दूंगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये दिया है, अगर ये कार्बोकेटायन फॉर्म होता है तो कार्बोकेटायन कैसा फॉर्म होगा? यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा और यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट होगा, सॉरी मिथाइल एटम लगे हुए। ये जो कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है ये कैसा है? 1 डिग्री कार्बोकेटायन, सॉरी 2 डिग्री कार्बोकेटायन। अगर यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट हो जाए तो हमको 3 डिग्री कार्बोकेटायन मिल जाएगा। तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है 2 डिग्री कार्बोकेटायन से, इसलिए जो बनने वाला प्रोडक्ट है फाइनल प्रोडक्ट वो क्या बनेगा? फाइनल प्रोडक्ट बनेगा MEOH। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। यहाँ पे हम ये दोनों कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी एक तरह से और समझ सकते हैं, हाइपर कंजुगेशन, जो कि आपने लास्ट ईयर पढ़े हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में। तो मैं यहाँ पे थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में, तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ताकि आपको जहां कहीं पे यूज करना पड़ जाए तो आपको ध्यान रहे। तो देखो यहाँ पे देखो, ये जो प्लस चार्ज है इसके पास में जो अल्फा कार्बन एटम होता है इसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, इसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। इस अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन एटम जुड़े रहते हैं उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन एटम। अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें देखो 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम और यहाँ पे एक भी नहीं है, मतलब पूरे स्ट्रक्चर में अगर ये कार्बोकेटायन है तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है
मतलब 2 अल्फा हाइड्रोजन के कारण से हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन उसको स्टेबलाइज करता है इसके पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है। ये जो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, जिस तरह से मैंने अभी स्टेरिक हिंड्रेंस में आपको एक्सप्लेन किया, उसी तरह से ये क्या करते हैं, सिग्मा डोनेशन से स्टेबलाइज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके प्लस के पास में ये भी अल्फा कार्बन, दिस इज ऑल्सो अल्फा कार्बन एंड दिस इज ऑल्सो अल्फा कार्बन। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन और यहाँ 1 हाइड्रोजन, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम के कारण से, हाइपर कंजुगेशन के कारण से यहाँ पे क्या होगा, स्टेबलाइजेशन होगा। तो यहाँ पे ये कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा। इस केस में बनाइए, जो हमारा कार्बोकेटायन फॉर्म होगा वो क्या होगा, CH3 प्लस चार्ज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्लस चार्ज है वो कंजुगेशन में है, कैसे, प्लस सिग्मा पाई सिग्मा। तो यहाँ पे ये कंजुगेट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा और क्या करेगा, स्टेबल कार्बोकेटायन बनाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ कार्बोकेटायन कैसा बनेगा, ये जो है इधर आ जाएगा और यहाँ पे प्लस चार्ज यहाँ पे आएगा। इज इट ओके? अब आप इसको हाइपर कंजुगेशन से 3 डिग्री से भी देख सकते हैं और हाइपर कंजुगेशन से भी देख सकते हैं। इन बोथ द सिचुएशन दिस कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल। ये 3 डिग्री है और ये 2 डिग्री है। तो ये कार्बोकेटायन स्टेबल होता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो मिलेगा हमको वो कौन सा मिलेगा, तो इस तरह से मैंने सारे SN1 रिएक्शन के आपको एस्पेक्ट्स करवा दिए हैं। खाली स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स नहीं लिया क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई ऐसा कार्बन एटम लिया ही नहीं जो कि कायरल था, क्योंकि जो स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स होते हैं वो मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी जो शो करते हैं कंपाउंड, उसमें कार्बन कैसा होना चाहिए, कायरल होना चाहिए, और मैंने यहाँ पे कोई भी कायरल कार्बन नहीं लिया है। तो आज हमने पूरा SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म इन डिटेल में डिस्कस किया है। ये मैंने 3 क्वेश्चन आपको आपके होमवर्क के लिए दिए हैं। अगर इस होमवर्क को करने में आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, मैं आपको आंसर दूंगी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो SN1 रिएक्शन है इसका स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।